Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwa. Dear students, today we will start a new topic of three-dimension coordinate geometry, that is sphere, गोला. तो आज नया अध्याय शुरू कर रहे हैं. पहले अपन ने टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, उसमें पोलर इक्वेशन वगैरह पढ़ी थी सारी. आज आते हैं थ्री डायमेंशन में, और इसमें पहला टॉपिक ही है गोला. आगे इसमें कोन भी पढ़ेंगे अपन, सिलेंडर भी पढ़ेंगे, सेंट्रल कॉनिकॉइड भी पढ़ेंगे. तो ये सब थ्री डायमेंशनल जो कोऑर्डिनेट में जो चैप्टर्स हैं वो सारे पढ़ेंगे. तो गोले में थ्री डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट अपन ने लिया है गोला, इसका एक्चुअली प्रकृति में बहुत उपयोग होता रहा है और है. अगर अपन बहुत सारे फलों को देखें, बहुत सारी सब्जियों को देखें, या ग्रह उपग्रह देखें, या अणु परमाणु देखें, या पानी की बूंद देखें, तो ये सब गोले के रूप ही हैं. यहाँ तक कि पक्षी भी अगर घोंसला बनाते हैं तो अर्ध खोखला गोला ही बनाते हैं. तो इस प्रकार जब अपन ने देखा कि प्रकृति में गोला बहुत काम में आया हुआ है, तो फिर अपन ने भी गोले को स्टडी किया मैथ्स में, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये टॉपिक आ गया. तो गोले को अगर परिभाषित करें तो गोला एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है. आप गोले को रखिए दिमाग में, क्योंकि ये कागज़ पे ड्रॉ नहीं कर सकते अपन गोले को. तो बोर्ड पर या अपनी कॉपी में गोला ड्रॉ नहीं हो पाएगा. केवल इमेजिनेशन से अपन बना के आराम से इसकी डेफिनेशन भी समझ सकते हैं कि गोला एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो किसी निश्चित बिंदु से, जिसे केंद्र कहते हैं, एक निश्चित दूरी जिसे त्रिज्या कहते हैं, हमेशा रहती है. तो एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी रहती है हमेशा, उसका जो बिंदुपथ आता है वो एक गोले का निर्माण करेगा. आप ऐसा कर सकते हैं कि एक फिक्स बिंदु ले लें जिसे केंद्र कहेंगे, और एक रस्सी बांधकर छोटी, उस पर आर त्रिज्या मान लीजिए कोई एक निश्चित कर ले, 1 फुट जैसे आपने ले ली. अब स्पेस में सारे में 1 फुट दूरी पर वो गोल आप बिंदु घुमाइए. जो केंद्र है वो तो फिक्स करिए, और जहाँ 1 फुट दूरी पर आपने पकड़ रखा है रस्सी को, उसको सारे में घुमाइए, स्पेस में सारे में. तो वो जिस आकृति का निर्माण कर रहा है वो गोला कहलाता है. तो इसमें केंद्र, तो जो अपन ने फिक्स बिंदु कर रखा है वो केंद्र, और जो दूरी फिक्स कर रखी है वो गोले की त्रिज्या कहलाती है. अब गणितीय रूप में गोला, अपन फिजिकली गोले को देखते हैं, अपन सब जानते हैं, जैसे गेंद है, बॉल है, वो गोला है. तो इसका इक्वेशन गणित के रूप में कैसे लिखा जाएगा वो अपन देखते हैं. तो इसमें अपने को बेसिकली 3 फॉर्म पढ़ने हैं. पहला तो है केंद्रीय रूप, दूसरा है व्यापक रूप, और तीसरा है व्यास रूप, और चौथा और आता है कि 4 बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण. तो ये 4 तरह से गोले का समीकरण अपन पढ़ेंगे. तो गणित में गोला एक्चुअली समीकरण को कहते हैं. तो उस रूप की जो भी समीकरण होगी वो गोले को रिप्रेजेंट करेगी. और फिजिकली जो अपन देखते हैं वो बॉल रूपी जो भी आकृति है वो गोला कहलाती है. तो इसमें जो चित्र में मैंने दिखा रखा है, इसमें ये केंद्र है C, ये त्रिज्या है R, और ये एक ऐसा बिंदु है जो मूव करता है, लोकस जिसका निकाल रहे हैं, बिंदुपथ जिसका निकाल रहे हैं. तो ये जैसे भी मूव करता रहेगा गोला बनेगा. तो केंद्र के निर्देशांक तो ABC ले लिए हैं, त्रिज्या R ले ली है, और मूवेबल पॉइंट जो P है इसके निर्देशांक मूव कर रहा है तो चर ले लिए X Y Z. तो अगर अपन देखें सेंट्रल रूप देखें, केंद्रीय रूप गोले का क्या बनेगा समीकरण, केंद्रीय रूप में देखें तो इसमें P बिंदु और C बिंदु के बीच की दूरी R है. 2 बिंदुओं के बीच की दूरी R है, और त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जानते हैं, √x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर प्लस z - c का होल स्क्वायर बराबर r. तो दोनों तरफ वर्क कर दें तो ये इक्वेशन बन गया x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर प्लस z - c का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर. तो ये गोले का केंद्रीय रूप का समीकरण है. अच्छे से आप ध्यान रखिए इसे. इसमें जब भी इस तरह का कोई समीकरण बन जाता है तो उसमें ABC गोले का केंद्र कहलाएगा, ये निर्देशांक होंगे, और R गोले की त्रिज्या होगी. तो इसको अगर अपन एक्सपेंड करें, इसको खोलें,
तो ये समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2by माइनस 2cz प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस रूप में, व्यापक रूप में ये देखें, इसको एक्सपेंड करके देखें तो ये इस रूप में लिखा जा सकता है। इसकी विशेषता अगर अपन ध्यान दें यहाँ पर, क्योंकि जो गोले का समीकरण बना है जिसको अपन ने होल स्क्वायरों को खोला है, इसमें एक बात नोटिस किए करें अपन, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तीनों के गुणांक इकाई हैं। या ज़्यादा आगे बढ़ के बात करें तो ये कह दें कि तीनों के गुणांक समान हैं। मान लीजिए ये लग रहा होता है, इसके गुणांक में मान लीजिए p लग रहा होता, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, तो अपन p से सारी इक्वेशन को डिवाइड करके इनके गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के गुणांक इकाई बना लेंगे। तो जब भी गोले की बात करेंगे अपने ये ध्यान देंगे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के गुणांक समान, या आगे की बात करें तो इकाई है ना, इकाई नहीं है तो बना लें। क्योंकि मान लीजिए मैं एक इक्वेशन बोलता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz प्लस आर स्क्वायर बराबर 0, मान लीजिए एक इक्वेशन बोला, तो ये इक्वेशन गोले को तो रिप्रेजेंट नहीं करता, ये कन्फर्म है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के गुणांक मैंने जो बोले उसमें समान नहीं थे। उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बोला था, वाई स्क्वायर का गुणांक 1 बोला था और जेड स्क्वायर का गुणांक 2 बोला था। तो वो गोले का तो नहीं है, फिर पता नहीं किसका समीकरण है, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे तब बता पाएंगे। लेकिन ये कन्फर्म हो जाएगा कि वो गोले का समीकरण नहीं है अगर इनके गुणांक इकाई नहीं है। तो इसको आप ध्यान रखें, जो मैंने बॉक्स बनाया है इक्वेशन नंबर 1, ये केंद्रीय रूप है। अब नेक्स्ट चलते हैं व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ ए स्फीयर, गोले का व्यापक समीकरण। तो गोले के व्यापक समीकरण का मान होता है या समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये कहलाता है गोले का व्यापक समीकरण। इसमें वही बात दोबारा अपन ध्यान दें तो इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के गुणांक समान हैं, इकाई हैं, तो ये गोले को रिप्रेजेंट करेगा। और एक्स के, वाई के, जेड के गुणांक जो दिए गए हैं इसमें 2u 2v 2w और अचर पद दिया गया d इज इक्वल टू 0। इन पे डिपेंड करेगा गोले का केंद्र और गोले की त्रिज्या। अगर इस समीकरण 2 को अपन केंद्रीय रूप में बदलें, अगर केंद्रीय रूप इसका बनाएं तो दोनों तरफ अपन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी जोड़ देते हैं। तो लेफ्ट साइड की समीकरण तो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में भी अपन ने यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर जोड़ दिया और लेफ्ट साइड में जो d था वो उधर राइट हैंड साइड में जाके बन गया माइनस d। तो अब लेफ्ट हैंड साइड देखें तो वो x प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर, और राइट साइड बनी अंडर द रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का होल स्क्वायर। मतलब अंडर रूट तो अपन ने लगा दिया होल स्क्वायर दिखाने के लिए, जिससे अपन कंपेयर कर सकें इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 से। क्योंकि जो इक्वेशन नंबर 1 दी गई है, दोबारा बता दें कि जो इक्वेशन नंबर 1 दी गई है उस इक्वेशन नंबर 1 में केंद्र था ए बी सी और त्रिज्या थी आर, और जो अभी अपन ने बदली है, जो भी अपन ने बदली है इक्वेशन जो चेंज करी है वो आई है एक्स प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर है अंडर द रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का होल स्क्वायर। तो अगर कंपेयर करें इसको समीकरण नंबर 1 से, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो चूँकि पहले का केंद्र था ए बी सी, इसलिए इस इक्वेशन जो अपन ने अब लिखी है, जो नीचे लिखी हुई है, इसका केंद्र होगा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। तो ये तो केंद्र के निर्देशांक होंगे,
और ऊपर वाले समीकरण नंबर 1 की त्रिज्या r थी, तो इसकी भी कंपैरिजन इस दूसरी इक्वेशन जो अपन ने भी नीचे लिखी है, टिक्ड है नीले शाही से, उससे करें तो इसकी त्रिज्या होगी √u² + v² + w² - d। तो इस प्रकार डिपेंड कर गया कि गोले का केंद्र क्या होगा और त्रिज्या क्या होगी। तो इस इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन दे रखी है उसी से अपन डिफाइन करेंगे गोले का केंद्र और त्रिज्या। अब जनरल इक्वेशन को आप देखिए, ये जो जनरल इक्वेशन है, तो अगर इसी रूप में लिखी हुई है जनरल इक्वेशन, तो अपन सीधी सीधी गोले का केंद्र निकालना है। तो x के गुणांक का आधा माइनस चिन्ह के साथ, y के गुणांक का आधा माइनस चिन्ह के साथ, z के गुणांक का आधा माइनस चिन्ह के साथ, ये होगा गोले का केंद्र। तो आप इसी को इसी रूप में याद रखिए जिस रूप में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी इक्वेशन दे दी और अपने को केंद्र लिखना है, तो ऐसा नहीं है कि उसको पहले अपन इक्वेशन 1 की तरह उस फॉर्म में ढालें, फिर उसको कंपेयर करें, इतना टाइम अपन नहीं लगाएंगे। तो सीधा याद रखेंगे, कोई भी व्यापक रूप में समीकरण दे रखी है तो x के गुणांक का आधा माइनस चिन्ह के साथ, ध्यान दें इस लाइन पर, y के गुणांक का आधा माइनस चिन्ह के साथ और z के गुणांक का आधा माइनस चिन्ह के साथ, ये होता है केंद्र के निर्देशांक। और जब त्रिज्या निकालनी है तो जो केंद्र के निर्देशांक निकाले उनका वर्ग करें, तो -u² u² ही हो गया, -v² v² ही हो गया, प्लस -w² भी w² हो गया, और जो d लिखा हुआ था उसको -d कर देंगे, तो u² + v² + w² - d, ये कहलाएगा रेडियस। तो इसको इसी तरह से याद रखें। तो ये था व्यापक रूप में गोले का समीकरण, जनरल इक्वेशन या जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर। थर्ड आता है व्यास रूप, व्यास रूप में गोले का समीकरण। तो अगर किसी गोले के व्यास के सिरे दे रखे हैं, जैसे डायमीटर फॉर्म पढ़ रहे हैं अपन, तो जिसमें गोले के व्यास के सिरे दे रखे हैं, मान लीजिए A और B, दो बिंदु गोले के व्यास के सिरे दे रखे हैं जिनके निर्देशांक हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो व्यास के सिरे से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए, ये अपने को कहेगा। तो मान लीजिए गोले पर कोई बिंदु है x y z, P बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं x y z। अब अपन जानते हैं कि व्यास के सिरों से गोले पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने पर वो 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए AP रेखा और BP रेखा के दिक्कोज्याएं अगर अपन निकाल लें तो लंबवत की शर्त इसमें लगा देंगे, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। दो रेखाओं जिनके दिक् अनुपात A1 B1 C1 और दूसरी रेखा जिसके दिक् अनुपात A2 B2 C2 हैं, तो दोनों के लंबवत होने की शर्त अपन जानते हैं, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। ये आप अपने नोट्स में ज़रूर लिख लें, क्योंकि बाद में ध्यान नहीं आता, आप रटने लग जाते हो। तो दो लंबवत रेखाओं की शर्त अपन लगाकर दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। अब दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के दिक् अनुपात भी बड़ी आसानी से निकाले जा सकते हैं। जैसे PA रेखा के दिक् अनुपात निकालने हैं, तो आप इसको भी लिख लें, नोट कर लें अपने नोट्स में। तो PA रेखा के दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं, अगर निर्देशांक पता है दोनों बिंदुओं के, तो x - x1, y - y1, z - z1 रेखा PA के दिक् अनुपात होंगे। इसी प्रकार रेखा PB के दिक् अनुपात निकालना चाहें तो x - x2, y - y2, z - z2 इस PB रेखा के दिक् अनुपात हैं। अब चूंकि PA और PB दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए दोनों में अपन ने शर्त लगा दी। तो ये दिक् अनुपात बताए हैं दोनों रेखाओं के, तो दोनों चूंकि रेखाएं लंबवत हैं तो ये दोनों में लंबवत की शर्त लगा दी, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। अब दिक् अनुपात अपन ने x - x1, x - x2, यही दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात हैं, प्लस y - y1 y - y2 प्लस z - z1 z - z2 = 0। तो ये सिंपल लंबवत होने की शर्त अपन ने लगा दी है दिक् अनुपात निकालकर। यही कहलाता है व्यास रूप में गोले का समीकरण। विद्यार्थी इसको रटने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो इस बात पे ध्यान नहीं देते कि दिक् अनुपात कैसे निकाले जाते हैं, और गोले के तल पर या गोले के सरफेस पे कोई बिंदु है तो वो जो व्यास से मिलते हैं तो वो दोनों 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। तो PA PB आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटेंगी।
तो यही है गोले का व्यास रूप का समीकरण। ये भी ध्यान करिए, इसको भी याद रखिए। अब अगर ये दे दे स्फीयर पासिंग थ्रू 4 पॉइंट्स, 4 बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण निकालिए। तो कोई भी 4 बिंदु अपने को दे दे, जैसे 4 बिंदु दे दिए x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x4 y4 z4। इन 4 बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण निकालिए। तो अपन गोले का व्यापक समीकरण तो मान लेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं गोले का व्यापक समीकरण क्या है। तो जब भी गोला अपने को मानना पड़े आगे के क्वेश्चंस में, तो वो अपन व्यापक रूप वाले गोले का समीकरण मानेंगे। और व्यापक रूप के गोले का समीकरण याद रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 होता है, जिसके केंद्र भी अपने को पता है, अपन जानते हैं, याद कर लें अच्छी तरह से। इस गोले का केंद्र होता है -u माइनस वी माइनस डब्लू, और त्रिज्या होती है √, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस डी। ये पता है अपने को, ज़रूरत पड़ेगी जब लिख देंगे। अब ये गोला पहले बिंदु से गुजरता है, तो पहला बिंदु समीकरण इस एक को संतुष्ट करेगा। तो बेसिकली ये जो व्यापक रूप के गोले का समीकरण है, इसमें 4 अज्ञात राशियां हैं जिनके मान अपने को ज्ञात करने हैं। अज्ञात राशि हैं u, v, w और d। तो जब भी कोई सवाल होगा, कोई भी प्रश्न होगा, उसमें ये 4 बातें ज्ञात करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाएगा, प्रश्न में अपने को देगा, जिससे अपन चारों u, v, w, d के मान निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे, तो वो अभीष्ट गोले का समीकरण बन जाएगा। कोई भी सवाल हो, जितने भी सवाल हैं इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे केवल u, v, w, d निकालने के तरीके अलग अलग अपनाए हुए होंगे जो अपने को निकालने होंगे। तो जब ये गोला 4 बिंदु से गुजरता है, तो चारों बिंदु इसे संतुष्ट करेंगे। पहला बिंदु x1 y1 z1 संतुष्ट करेगा, तो क्या बनेगी इक्वेशन, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2u(x1) प्लस 2v(y1) प्लस 2w(z1) प्लस d इज इक्वल टू 0। या मैं और आसान भाषा में बात करूं, तो मान लीजिए ये गोला बिंदु 2, 2, 3 से गुजरता है, तो अपन ये बिंदु इसे संतुष्ट करेगा गोले को। तो 2 बिंदु रखा, तो 4, 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 प्लस 9, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2u गुणा 2, तो 4u बन गया, प्लस 4v बन गया, प्लस 6w प्लस d इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब पहला बिंदु रखने पर u, v, w, d में एक समीकरण आ गई। ऐसे ही दूसरा बिंदु रखने पे भी u, v, w, d में समीकरण आएगी, तीसरा चौथा बिंदु रखने पे भी u, v, w, d में समीकरण आएगी। अब 4 अज्ञात राशियाँ हैं u, v, w, d, और 4 समीकरणें अपने को प्राप्त हो गई u, v, w, d में। तो चारों के मान अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि जितनी अज्ञात राशियाँ हैं उतनी समीकरण अगर हैं तभी उनके मान निकाले जा सकते हैं। 4 अज्ञात राशियाँ और 3 समीकरण हैं, तो चारों के मान नहीं आएंगे। तो जितनी अज्ञात राशियाँ होती हैं उतने समीकरण अपने को मालूम है या ज्ञात हैं, तो अपन चारों अज्ञात राशियों के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस समीकरण को u, v, w, d के लिए हल कर लेंगे, चारों मान आ जाएंगे, उन चारों मानों को समीकरण से एक में रख देंगे, तो ये कहलाएगा गोले का समीकरण। तो मुख्य रूप से अपन ने गोले के समीकरण में एक तो केंद्रीय रूप पढ़ा, अच्छे से मनन कर लें उसका। दूसरा व्यापक रूप पढ़ा, अच्छे से समझ लें और उसका केंद्र और त्रिज्या भी ध्यान रखें। तीसरा अपन ने व्यास रूप पढ़ा, और चौथा जब 4 बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण जाना। अब एक इस पे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो हमेशा आगे के सवालों में काम में लेंगे, अपन काम में आएगा ये प्रश्न हमेशा, तो इसलिए अभी इसे सॉल्व कर रहे हैं और बाद में इसे डायरेक्ट काम में लेंगे। बिना एग्ज़ाम में अगर आता है बड़ा प्रश्न बना के इसका यूज़ करने के लिए, तो शॉर्ट में इसको भी हल करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं इसको डायरेक्ट काम में ले लिया और प्रश्न आपने 2-4 लाइनों में सॉल्व कर दिया। इसको भी सॉल्व करें और जो इसको यूज़ कर रहे हैं उसके बाद आगे का प्रश्न भी सॉल्व कर लें। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0, 0, 0, a 0, 0, 0, b 0, 0, 0, c। इन 4 बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण निकालिए। या ये भी कह देता है, इसी प्रश्न को दूसरी तरह से बदल दे कि चतुष्फलक x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1 के सिरों से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अभी यही सवाल होगा। या ये कह दे, एक गोला निर्देशी अक्षों को
ए बी सी बिंदुओं पर काटता है और मूल बिंदु से गुजरता है, तो उस गोले का समीकरण निकालिए। तो भी यही प्रश्न है। तो प्रश्न के प्रकार बदल सकते हैं लेकिन प्रश्न वही रहेगा, हल भी वही तरीका होगा जो अपन ने यहाँ अडॉप्ट किया है। तो इन चारों ही स्थिति में, तीन जो स्थितियाँ मैंने बोली हैं उनमें जो गोला है 4 बिंदुओं से गुजर रहा। मूल बिंदु 0 0 0, फिर एक्स एक्सिस पे बिंदु ए दूरी पर बिंदु जो है A 0 0, वाई एक्सिस पर बी बिंदु पे जो बिंदु है बी दूरी पर 0 B 0, और जेड एक्सिस पर जो सी दूरी पर बिंदु है 0 0 C। अब मान लिया गोले का समीकरण वही व्यापक रूप का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 है, मान लिया। अब ये गोला चूंकि 0 0 0 से गुजरता है तो x y z की जगह सारे में 0 रखें तो d बराबर 0 आ गया। तो ये तो आ गया d बराबर 0, ये d बराबर 0। तो एक d का तो मान निकाल लिया। अब अपने को u v w के मान और निकालने हैं। उसके लिए चूँकि ये जो दिया गया स्फीयर है, थोड़ा सा नीचे लिख लें इसे, ये रहा जो स्फीयर है वो अपना a 0 0 से भी गुजरता है, तो a 0 0 इसे संतुष्ट करेगा। तो एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, y की जगह 0, z की जगह 0 रख दिया, तो फिर 2ux, तो 2u a बराबर 0। तो इससे u का मान आ गया -a/2, ये आ गया u बराबर -a/2। इसी प्रकार 0 b 0 से भी गुजरता है और 0 0 c से भी गुजरता है, तो v का मान -b/2, w का मान -c/2 आ गया। इन मानों को समीकरण 1 में इसमें रखने पर u v w d के मान समीकरण 1 में रख दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u का मान -a है, तो -ax माइनस by माइनस cz और d 0 है ही बराबर 0। तो ये ऐसा गोला है जो मूल बिंदु से अगर कोई गोला गुजरता है तो ध्यान रखिए d 0 हो जाएगा। तो किसी प्रश्न में अगर d 0 दे रखा है, अचर पद दे ही नहीं रखा, इसका मतलब ये निकालेंगे कि वो गोला मूल बिंदु से गुजर रहा है। तो एक तो d 0 आएगा मूल बिंदु से गुजरने के लिए, तो वो इसमें 0 है, और a 0 0 0 b 0 और 0 0 c बिंदु से गुजरता है, तो -ax माइनस by माइनस cz बराबर 0। अब यहाँ पर एक मैं प्रश्न अपने आप बना देता हूँ। उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु तथा निर्देशीय अक्षों पर 2 3 4 दूरी के अंतःखंड काटता है, उस गोले का समीकरण लिखिए। तो अपन अब सीधा लिख दें, उस गोले का समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, अभी मैंने बताया 2 3 4 बिंदुओं से गुजरता है, तो -2x माइनस 3y माइनस 4z बराबर 0, क्योंकि मूल बिंदु से गुजरा है तो d तो 0 आएगा ही। तो वो जो जितनी दूरी के अंतःखंड है वो सीधा अपन ने 2 3 4 ABC की जगह लिख दिए और गोले का समीकरण बन गया। तो अगर आप d 0 का कोई गोला इस तरह का देख रहे हैं तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि निर्देशीय अक्षों पर वो कितनी दूरी के अंतःखंड काट रहा है। तो इसको ठीक तरह से आप समझ गए होंगे। अब इनको आप, जो मैंने असाइनमेंट दिए हैं आपको, इनको आप कर लें तो थोड़ा बहुत जो क्लियर आपको चीज़ें होनी चाहिए वो इनसे हो जाएंगी। तो इसमें नीचे एक गोले का समीकरण मैंने अलग तरह से बिंदु दिए हैं, उसमें भी निकालना है सेकंड क्वेश्चन में, और फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि सेंटर और रेडियस इन गोलों के ज्ञात कीजिए, जिसमें पहले गोले का समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5y प्लस 2z माइनस 5 बराबर 0। अब अपने आप इसको लगाइए कि कैसे ये गोला है क्या, और गोला है तो इसका केंद्र और त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ मैं हिंट दे देता हूँ कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक गोले में 1 होने चाहिए। यहाँ तीनों के गुणांक 2 रखे हैं तो पूरी समीकरण को 2 से पहले भाग लगाएंगे और फिर केंद्र और त्रिज्या लिखेंगे, क्योंकि मानक जो समीकरण है गोले का व्यापक रूप का, उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक 1 हैं। तो यहाँ गुणांक 2 दे रखे हैं, तो 2 से भाग लगा देंगे। करिएगा अपने आप, ये असाइनमेंट भी आपको करना है, कंप्लीट करिए इसे।